नमस्कार। आज के इस क्लिनिकल केस स्टडी विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद जटिल लेकिन उतने ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आर्सेनिकम एल्बम का व्यवहारिक प्रोफाइल। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, खासकर वे विद्यार्थी या प्रशिक्षु जो इंसानी मनोविज्ञान और शारीरिक बीमारियों के बीच के गहरे कनेक्शन को करीब से समझना चाहते हैं, तो यह विश्लेषण आपके लिए ही है। हम देखेंगे कि कैसे एक मरीज के बिल्कुल अलग अलग दिखने वाले मानसिक लक्षण असल में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस केस स्टडी में गोता लगाते हैं और इस प्रोफाइल के मुख्य व्यवहारिक पैटर्नों को डिकोड करते हैं। अब जरा इस बहुत ही अजीब विरोधाभास के बारे में सोचिए। ऐसा क्यों होता है कि एक मरीज अपने आसपास अत्यधिक साफ सफाई की जिद करता है और ठीक उसी समय उसे ये पक्का यकीन होता है कि वो अब बचने वाला नहीं है। ये आर्सेनिकम मरीज का वो साइकोलॉजिकल पजल है जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में बहुत मायने रखता है। मतलब एक तरफ मरीज कीटाणुओं से लड़ रहा है और दूसरी तरफ अपनी ही जिंदगी से हार मान चुका है। एक चिकित्सक के तौर पर इस विरोधाभास की जड़ों तक पहुंचना ही सही डायग्नोसिस की पहली सीढ़ी है। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, द आर्सेनिकम क्लिनिकल प्रोफाइल, जहां हम इन रूब्रिक्स को डिकोड करेंगे। इस क्लिनिकल केस स्टडी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इन विरोधाभासी व्यवहारों का वैज्ञानिक विश्लेषण आखिर किया कैसे जाए। जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो हर छोटी आदत, हर डर एक बड़ा सुराग होता है। तो बेसलाइन से शुरू करते हैं। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक असल में एक विशिष्ट क्लिनिकल मार्कर है। इसका इस्तेमाल हम मरीज के शारीरिक या मानसिक लक्षणों को एक कैटेगरी में रखने के लिए करते हैं। जब माइंड रूब्रिक्स की बात होती है तो हम मरीज के विचारों और डरों को एक सख्त अकादमिक ढांचे में रखते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि माइंड सिम्टम प्रोफाइल का सटीक मूल्यांकन करने का एक बहुत ही साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीका है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, आधारभूत चिंता और बेचैनी, जो असल में इस पूरे व्यवहार का शारीरिक इंजन है। हम सब जानते हैं कि हर व्यवहार के पीछे एक इंजन होता है। आर्सेनिकम मरीज के केस में ये इंजन उसकी गहरी शारीरिक और मानसिक बेचैनी से स्टार्ट होता है। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे लक्षण टिके हैं। मरीज को अपने स्वास्थ्य को लेकर भयंकर चिंता रहती है। भविष्य में क्या होगा इसका डर उसे खाए जाता है और ये चिंता रात के समय कई गुना बढ़ जाती है। इसका सीधा शारीरिक असर ये होता है कि मरीज एक जगह टिककर बैठ ही नहीं सकता। वो लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। ये सिर्फ कोई आम नर्वसनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहरी बेचैनी है जो सीधे तौर पर उसकी आंतरिक चिंता से संचालित हो रही है। दिन और रात के बीच का ये अंतर क्लिनिकल नजरिए से बहुत ही क्रूशियल है। दिन के समय आपको बेचैन करने वाली चिंता देखने को मिलती है। मरीज स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर परेशान है और लगातार जगह बदल रहा है। लेकिन रात होते ही एक बहुत बड़ा क्लिनिकल शिफ्ट आता है। ये अब सिर्फ चिंता नहीं रह जाती, ये मानसिक पीड़ा या कह लें एंग्विश में तब्दील हो जाती है। रात के अंधेरे में मनोवैज्ञानिक तड़प अपने चरम पर होती है। मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान इस पैटर्न को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में लक्षणों का इस तरह उग्र हो जाना इस प्रोफाइल की सबसे बड़ी पहचान है। अब आते हैं भाग 3 पर, आंतरिक भय और निराशा। आइए इसके अस्तित्व के मूल को समझते हैं। अभी तक हमने बाहरी बेचैनी देखी, लेकिन अब सवाल यह है कि इस बेचैनी के अंदर असल में क्या छिपा है। वो कौन सा डर है जो इस इंजन में ईंधन डाल रहा है? सबसे पहला रूब्रिक है मृत्यु का भय। मरीज को पूरा यकीन हो जाता है कि वह बचने वाला नहीं है, और इसी के साथ जुड़ता है एक और बड़ा डर, अकेले रहने का डर। मरीज किसी भी हाल में अकेले नहीं रहना चाहता। और तीसरी चीज जो इन डरों को पुख्ता करती है वो है ठीक होने की निराशा। उसे लगता है कि उसकी बीमारी बिल्कुल लाइलाज है। ये सिर्फ कुछ लक्षण नहीं है, ये एक इंसान के अस्तित्व का गहरा संकट है। मरीज को लगता है कि वो कभी ठीक नहीं होगा। सुनने में ये एक बहुत ही आम सा वाक्य लग सकता है ना? लेकिन क्लिनिकल सेटिंग में ये एक बेहद विनाशकारी मनोवैज्ञानिक माहौल का सीधा संकेत है। जब कोई मरीज इस हद तक निराशा में डूब जाता है तो उसके शरीर की खुद को ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। एक चौकस और सफल चिकित्सक को इस निराशा की गहराई को तुरंत पहचानना आना चाहिए। भाग 4, अत्यधिक नियंत्रण के माध्यम से मुकाबला करना। चलिए इसके बाहरी प्रदर्शन को देखते हैं। अब जरा सोचिए, इतने भारी डर और मौत के खौफ के साथ कोई लगातार कैसे जी सकता है? उसे इससे निपटने का कोई तरीका तो निकालना ही होगा। और यहीं से शुरू होता है मरीज का बाहरी दुनिया पर अत्यधिक नियंत्रण। एक तरफ वो आंतरिक भय है जो उसे डरा रहा है, और दूसरी तरफ उसका बाहरी व्यवहार जो असल में उसका कोपिंग मैकेनिज्म है। बीमारी और मौत के डर से बचने के लिए मरीज में सफाई का जुनून सवार हो जाता है। उसे लगता है कि अगर सब कुछ कीटाणु रहित होगा तो शायद वो बच जाए।
भविष्य के डर को वो कंजूसी से छिपाता है ताकि पैसा बचाकर भविष्य सुरक्षित कर सके, और जो अंदर की असुरक्षा है वो उसे बेहद चिड़चिड़ा और दूसरों पर शंका करने वाला बना देती है। इन बाहरी रूब्रिक्स को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। अत्यधिक सफाई पसंद, मतलब हर चीज अपनी जगह पर एकदम साफ, मनो कीटाणुओं को मारने से मौत को टाला जा सकता है। कंजूसी, पैसा खर्च करने में बहुत डर लगना, ये सोचकर कि पैसा भविष्य के डर को खत्म कर देगा। चिड़चिड़ापन, बात बात पर झुंझला जाना, और शंकालु स्वभाव, किसी पर भी आसानी से भरोसा न करना। ये देखना कितना दिलचस्प है कि ये कोई रैंडम आदतें नहीं हैं। ये सब उसी गहरे अस्तित्व के डर से खुद को बचाने के लिए तैयार किए गए सुरक्षा कवच हैं। और अब भाग 5, व्यावहारिक पैटर्न का संश्लेषण, जहां हम इस पूरे क्लिनिकल चित्र को एक साथ रखकर देखेंगे। चलिए अब इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। एक मरीज के इस पूरे साइकोलॉजिकल चक्र पर गौर कीजिए। पहला स्टेप, स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर चिंता शुरू होती है, जो उसे शारीरिक रूप से बहुत बेचैन कर देती है। दूसरा स्टेप, ये बेचैनी मन पर हावी होती है, जिससे ठीक न होने की गहरी निराशा और मौत का भयानक डर पैदा होता है। तीसरा स्टेप, इस अनियंत्रित डर को बैलेंस करने के लिए मरीज बाहरी दुनिया को कंट्रोल करता है, अत्यधिक सफाई, कंजूसी और शंका के जरिए। और अंत में चौथा स्टेप, जब रात का सन्नाटा छाता है तो ये सारे बचाव के तरीके फेल हो जाते हैं और मरीज अत्यधिक मानसिक पीड़ा का शिकार हो जाता है। देखिए कैसे हर एक लक्षण एक जंजीर की तरह बहुत ही लॉजिकल तरीके से अगले लक्षण को जन्म दे रहा है। तो इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि आर्सेनिकम प्रोफाइल लक्षणों की कोई ऐसी चेकलिस्ट नहीं है जिस पर बस आपको टिक मार्क करते जाना है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी तरह से एकीकृत, एक दूसरे से जुड़ा हुआ मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम है। मेडिकल छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए यही बात समझनी सबसे अहम है। जब आप लक्षणों को अलग अलग देखने के बजाय इस पूरे पैटर्न को एक साथ देखते हैं, तभी आपके सामने मरीज का असली क्लिनिकल चित्र उभर कर आता है। तो चलिए इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करते हैं। इन गहराई से जुड़े मनोवैज्ञानिक पैटर्नों को पहचानने से एक चिकित्सक के सटीक निदान और होलिस्टिक केयर के नजरिए में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। जरा सोचिए, जब हम सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि उस बीमारी के पीछे छिपे डर, बेचैनी और उस पूरे मनोवैज्ञानिक चक्र को समझ लेते हैं, तो हमारे इलाज का असर कई गुना बढ़ जाता है। यह केस स्टडी हमें याद दिलाती है कि मानव मन और शरीर का रिश्ता कितना गहरा और अद्भुत है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और चिकित्सा विज्ञान के इन दिलचस्प पहलुओं को एक्सप्लोर करते रहिए।